हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में आई एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म को जिसका नाम है लॉफ्ट। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पर 79% फ्रेश है। आई नो रॉटन टोमेटोज पर इसकी फ्रेशनेस थोड़ी कम है, पर ये मूवी बहुत ही अच्छी है और इस मूवी में एक के बाद एक खतरनाक प्लॉट्स रिवील होते हैं और एंड तक हमें असली मर्डर कौन है ये समझ में नहीं आता। और इसे 85% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक आदमी को एक कार पर गिरते देखते हैं और वहीं पर ऊपर बालकनी में एक आदमी खड़ा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक जेल में, जहाँ पर विंसेंट नाम का एक आदमी से पुलिस पूछताछ कर रही होती है। विंसेंट एक आर्किटेक्ट होता है। यहाँ पर पुलिस उससे बोलती है कि उसे पूरी कहानी एक बार फिर से शुरू से सुनानी पड़ेगी और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर सुबह सुबह ल्यूक नाम का एक आदमी एक फ्लैट में आता है और आते ही वो देखता है कि बेड पर एक खून से लथपथ एक लड़की की न्यूड लाश पड़ी है, जिसे एक हाथ से हथकड़ी से बांधा गया था और वो मरी हुई थी। तो ये देखकर ल्यूक के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो विंसेंट को बुलाता है। विंसेंट यहाँ पर आता है और चीजें चेक करता है और बोलता है कि यहाँ पर अलार्म भी बंद है और लॉक पे कोई तोड़ने जैसा निशान भी नहीं है। तो मतलब कि जिस भी आदमी ने इसे मारा है उसके पास इस लॉफ्ट की चाबी होगी। इसके बाद यहाँ पर क्रिस आता है। क्रिस लाश को देखते ही बोलता है फिलियो। उसके मुंह से फिलियो का नाम सुनकर विंसेंट को लगता है कि ये सब कुछ फिलियो ने किया है, पर तब क्रिस बोलता है कि नहीं, ये मेरे मुंह से बस ऐसे ही निकल गया था। यहाँ पर विंसेंट बोलता है कि वह ऐसा कर सकता है, उसने पहले भी ऐसा कुछ किया है। अब यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर उस डेड बॉडी के पास उन्हें एक लेटर भी मिलता है जिस पर लिखा होता है कि हम अगले जन्म में मिलेंगे। ये लेटर पढ़कर क्रिस अपने ओवरकोट में रख लेता है। इस मूवी में सीन बार बार शिफ्ट होता रहता है, कभी फ्लैशबैक में तो कभी वापस से इस लॉफ्ट में, जिसकी कहानी विंसेंट इस वक्त पुलिस को सुना रहा है। तो कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर 1 साल पहले विंसेंट की एक पार्टी होती है। विंसेंट एक आर्किटेक्ट होता है, तो उसने अभी अभी एक नई बिल्डिंग बनाई है और ये उसी की खुशी में पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर विंसेंट के सारे दोस्त होते हैं, ल्यूक, क्रिस्ट, फिलियो और मार्निक्स, जो कि हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। क्रिस्ट एक डॉक्टर होता है, फिलियो एक नशेड़ीबाज होता है और मार्निक्स की जॉब क्या है इसका कुछ पता नहीं। इस पार्टी में क्रिस एन को देखता है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है और उसे देखते ही क्रिस उस पर फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर पीछे से विंसेंट भी एन को देख रहा होता है और उसको भी एन काफी अच्छी लगती है। इसके बाद विंसेंट उन सभी को एक अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वो बोलता है कि अपार्टमेंट को अगर हम चाहें तो हम सब मिलकर खरीद सकते हैं और इसके बाद हम अपनी वाइफ से बचकर यहाँ पर किसी भी लड़की को लेकर आ सकते हैं। पर क्रिस इस टाइप का आदमी नहीं होता है, तो वो मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है लॉफ्ट में, जहाँ पर अब तक मार्निक्स भी आ चुका होता है। यहाँ पर मार्निक्स एक पिलो हटाता है और तब वो नीचे देखता है कि वहाँ पर लैटिन में एक लाइन लिखी होती है और जिसका मतलब होता है फेट विल लिंक अस। अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस क्रिस से पूछती है, क्योंकि क्रिस ही एक ऐसा होता है उन सब में जिसको लैटिन आती है, तो पुलिस का शक अब क्रिस पर जाता है। पर क्रिस बोलता है कि वो इतनी खराब लैटिन नहीं लिखता, असल में वो लैटिन कुछ गड़बड़ लिखी होती है। और क्रिस बोलता है कि अगर वो लिखता तो वह ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करता। अब हम वापस से लॉफ्ट में जाते हैं, जहाँ पर अब तक फिलियो भी आ चुका होता है। तो मतलब अब वो लोग फिलियो पर शक कर रहे थे, पर अब क्योंकि फिलियो आ चुका है तो ल्यूक उसे जाकर एक जोरदार पंच मारता है। पर फिलियो यहाँ पर बोलता है कि वो आज पूरा दिन अपने फादर इन लॉ के साथ था, तो वो ये सब नहीं कर सकता। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फिलियो की शादी होती है और एक बार फिर से यहाँ पर वही सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर क्रिस फिर से एन को देखता है। अब तक वो पूरा अपार्टमेंट फर्निश हो चुका था, तो विंसेंट सभी को उसकी कीज देता है। उसने पूरी 5 कीज बनवाई थी, पर क्रिस एक बार फिर से वो चाबी लेने से मना कर देता है। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग फिलियो की सिस्टर को देखते हैं, जो कि 20 ईयर्स ओल्ड थी और सबको वो बहुत सुंदर लगती है और सभी उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। यहाँ पर मार्निक्स बार बार कुछ ज्यादा ही उसकी तारीफ कर रहा होता है, तो सबके जाने के बाद फिलियो उसको अच्छा सबक सिखाता है। फिलियो हमेशा से अपनी बहन को लेकर थोड़ा सा पॉजेसिव होता है और वो और क्रिस भाई होते हैं, मतलब कि वो दोनों सगे भाई नहीं होते। उनकी माँ सेम होती है पर फादर डिफरेंट होते हैं। क्रिस की किस्मत अच्छी होती है तो उसे एक अच्छे पिता मिले होते हैं, पर फिलियो और उसकी बहन की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है। उन्हें एक बहुत ही एब्यूजिव फादर मिले होते हैं जो उन्हें बचपन से ही बहुत मारते थे। और यहाँ पर फिलियो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर की बिगड़ैल बेटी से शादी कर रहा होता है, तो मतलब उसकी लाइफ तो सेट हो जाती है, पर वो लड़की फिलियो की जरा सी भी इज्जत नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि फिलियो ने एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी से शादी करी है पैसों के लिए। थोड़ी देर में क्रिस उस जगह से निकल कर थोड़ा अलग चला जाता है और तभी वहाँ पर एन आती है। बातों बातों में एन क्रिस को बोलती है कि वो उसे कॉफी पर ले चले
और ये सुनने के बाद क्रिस वापस से विंसेंट के पास जाता है और वो चाबी ले लेता है क्योंकि अब उसको भी उस अपार्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ सीन वापस से लॉफ्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर विंसेंट बोलता है कि क्योंकि लॉक तोड़ा नहीं गया है तो ये हम में से ही कोई हो सकता है, या फिर अगर हमारी चाबी हमारे पास ना हो, किसी और के पास हो। तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी कीज दिखाते हैं तो सिर्फ क्रिस ही ऐसा होता है जिसके पास उसकी चाबी नहीं होती है। सबके पूछने पर वो कोई भी सही सा जवाब नहीं दे पाता, जिससे सबका शक अब उसकी तरफ भी होने लगता है। इसके बाद सीन एक बार वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर क्रिस के घर में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस की उसकी वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती और अब उनकी शादी में कुछ भी नहीं है। वो लोग बस इस रिश्ते को निभा रहे हैं और क्रिस की वाइफ को उसके दोस्त स्पेशली मार्निक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि नशेड़ी मार्निक्स पीने के बाद बकवास करने लगता है। यहाँ पर सीरियसली वो ड्रिंक करने के बाद बहुत सारी बातें करने लगता है और बातों बातों में वो उस अपार्टमेंट का जिक्र करने लगता है जिससे सबकी सांस अटक जाती है। और यहाँ पे मौका देखकर ल्यूक उसे चेयर से गिरा देता है और उनकी जान बच जाती है। अब सीन वापस से लॉफ्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर विंसेंट का मानना होता है कि कोई हमें फंसा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिन भी लड़कियों को वो लेकर आए हो उनमें से किसी का बीएफ या फिर किसी का हस्बैंड ऐसा कोई मिलकर हमें फंसाना चाहता है। अब सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पर क्रिस और एन उसी अपार्टमेंट में होते हैं। यहाँ पर वो लोग कई मंथ से रेगुलरली मिल रहे होते हैं और अब क्रिस को एन से सच्चा वाला प्यार हो चुका होता है। वो एन को प्रपोज करता है पर इस पर एन भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। इस पर क्रिस को कुछ समझ नहीं आता तो एन बताती है कि वो असल में एक प्रोस्टिट्यूट है। ये सुनकर क्रिस को थोड़ा झटका लगता है पर एन ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है कि तुम्हें तो आधी बातें पता भी नहीं है और ना ही पता चले तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये कौन सी बात की बात कर रही है, ज्यादा ही बात हो गया। यहाँ पर ये क्या बात कर रही है ये हमें आगे पता चलेगा। अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस अब मार्निक से पूछताछ करती है तो मार्निक से उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ को पता चल गया कि मार्निक उस पर चीट कर रहा था। असल में एक दिन एक लड़की मार्निक से घर पहुंच जाती है और उसे पैसे मांगने लगती है क्योंकि कुछ वक्त पहले डुसेल्डो में वो दोनों साथ में थे। अब पैसे ना देने पर वो लड़की मार्निक्स की वाइफ को सब कुछ बता देती है, इसलिए मार्निक्स की वाइफ अब मार्निक्स को डिवोर्स दे रही होती है। मार्निक्स चाहता है कि वो उसे माफ कर दे पर इतने घटिया लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में जहाँ पर हम डुसेल्डो में विंसेंट, ल्यूक और मार्निक्स को देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड फेयर हो रहा होता है और विंसेंट के पास कुछ वीआईपी टिकट्स होते हैं, इसलिए ये तीनों यहाँ पर ऐश करने आए होते हैं। यहाँ पर विंसेंट को एक मोटी लड़की दिखती है तो विंसेंट उसे ड्रिंक ऑफर करता है। ये देखकर मार्निक्स को अजीब लगता है क्योंकि वो सुंदर लड़कियों को छोड़कर एक मोटी लड़की को ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है, पर विंसेंट बोलता है कि अक्सर ऐसी लड़कियों की कोई ना कोई बहुत सुंदर दोस्त जरूर होती है। इसी सब के बीच में वो यहाँ पर फिलियो के फादर इन लॉ को देखते हैं पर वो अपनी वाइफ के साथ नहीं किसी और लड़की के साथ आए होते हैं, मतलब कि वो भी इनकी तरह अय्याश, घटिया और गिरे हुए टाइप के हैं। जब फिलियो के फादर इन लॉ फिलियो के दोस्तों को देखते हैं तो वो विंसेंट के पास आते हैं और बातों ही बातों में उसे बोलते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट विंसेंट को देंगे पर बदले में उसे अपना मुंह बंद रखना होगा और विंसेंट भी ये बात समझ जाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर में सच में उस लड़की की दोस्त आती है जो कि सच में सुंदर होती है जिसका नाम होता है सारा और वो विंसेंट में अपना इंटरेस्ट भी दिखाती है। यहाँ से निकलकर वो लोग थोड़ी हवा खाने के लिए पूल के पास जाते हैं जहाँ पे थोड़ी ही देर में विंसेंट और वो लड़की पूल में होते हैं और ल्यूक चुपचाप साइड में बैठा होता है। इसके बाद थोड़ी देर में मार्निक्स और वो मोटी लड़की भी वहाँ से निकल जाते हैं और ल्यूक अकेला बैठकर कितनी देर तक ब्लू फिल्म देखेगा, तो वहाँ से वो उठ जाता है और थोड़ी आगे जाता है जहाँ पर मार्निक्स अब उस लड़की के साथ बिजी होता है और यही लड़की बाद में उसके घर आती है उससे पैसे मांगने के लिए। अब लॉफ्ट में ये फ्लैशबैक विंसेंट ही याद कर रहा होता है और तभी ल्यूक विंसेंट के पास आता है और वो समझ जाता है कि विंसेंट ही कल रात यहाँ पर था और वो लड़की सारा ही है। और विंसेंट को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो लड़की जिसका मर्डर हुआ है वो सारा है और कल रात में वो ही यहाँ पर था। यहाँ पर विंसेंट बोलता है कि उसके जाते वक्त वो जिंदा थी, पर अब ल्यूक बोलता है कि तुम्हें सबको ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि इतनी देर तक विंसेंट ही शर्लॉक होम्स बनकर तब से जासूसी किए जा रहा था। यहाँ वो सबको ये बात बताने ही जा रहा होता है कि तभी अचानक से उनके अपार्टमेंट का फोन रिंग करता है। जब वो फोन को उठाते हैं तो वहाँ पर कोई रियल एस्टेट एजेंट होती है जो कि बोलती है कि इसी सारा ने उसे इस अपार्टमेंट को बेचने के लिए बोला है। ये सुनकर वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और अब सिचुएशन से बचने के लिए वो उसे वापस कर देते हैं, ये बोलकर कि उन्हें कोई अपार्टमेंट नहीं बेचना है, ये कोई गलतफहमी हो गई होगी। इसके बाद विंसेंट बताता है कि कल रात वो यहाँ पर था और वो यहाँ पर सारा से ब्रेकअप करने के लिए आया था और ब्रेकअप करने के बाद वो यहाँ से निकल गया था, पर तब तक सारा जिंदा थी। पर अब उसकी ये कहानी कौन ही मानेगा, इसलिए क्रिस गुस्से में आकर एक ग्लास उठाता है और दीवार पर मारकर तोड़ देता है। अब सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर एन एक कपड़ों की दुकान पर जा रही होती है
और क्रिस भी उसके पीछा करता रहता है। असल में कुछ दिनों से एन क्रिस का कॉल नहीं उठा रही होती है। यहाँ पर शॉप पर जाकर क्रिस उससे बात करने की कोशिश करता है, पर एन उसे दूसरे लड़कों की तरह ही समझ रही होती है। पर क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एन नहीं मानती। तो एंड में आके वो उस लॉफ्ट की चाबी उसे दे देता है। क्रिस बोलता है कि इस लॉफ्ट की जरूरत हमेशा उसे सिर्फ एन के साथ ही बढ़ती है। यहाँ पर वो ये सब बोलकर एन का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, पर इस पर एन कोई रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में कॉप्स ल्यूक से बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बातों बातों में कॉप्स ल्यूक को गे बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें शायद विंसेंट हमेशा से ही पसंद था, पर इस पर ल्यूक भड़क जाता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीन एक बार फिर से लॉफ्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सबका आपस में झगड़ा चल रहा होता है, क्योंकि अब उन्हें पता होता है कि विंसेंट ही कल शाम को यहाँ पर था। यहाँ पर फिलियो गुस्से में आकर एक चाकू उठाकर विंसेंट की तरफ फेंकता है, जिसे विंसेंट कैच कर लेता है। ये चाकू वही चाकू था जो कि एज अ मर्डर वेपन बेड पर पड़ा हुआ था। अब एक बार फिर से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रात में मार्निक्स अचानक से उसी अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर ऑलरेडी विंसेंट होता है। मार्निक्स बोलता है उसकी वाइफ को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो उसे डिवोर्स दे दी है। मार्निक्स चाहता है कि विंसेंट उससे बात करे और उसे बोले कि वो लड़की झूठी है, क्योंकि डोसेल्डो में मार्निक्स विंसेंट के साथ ही गया था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसकी वाइफ विंसेंट की बात मान ले। यहाँ पर विंसेंट एक बड़े भाई की तरह मार्निक्स को हक करता है, उसे प्यार से दिलासा देता है कि वो जरूर उसकी वाइफ से बात करेगा और उसका रिश्ता भी बचा लेगा। अब सीन वापस से लॉफ्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्रिस एक ड्रिंक बनाता है और विंसेंट को पिलाता है, उसे थोड़ा सा शांत करने के लिए। यहाँ पर फिलियो अभी भी विंसेंट पर भड़क रहा होता है, तो विंसेंट बोलता है कि उस लड़की के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और ये स्टाइल तो तुम्हारा है। और एक बार फिर से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर आधी रात में विंसेंट और क्रिस उसी अपार्टमेंट में आते हैं। यहाँ पर फिलियो ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा होता है और वो लड़की बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग जैसे तैसे उस लड़की को पैसे वैसे देकर वहाँ से भेज देते हैं। और क्रिस बोलता है कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिलियो की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब यहाँ लॉफ्ट में ये बात जानकर बाकी सबको शॉक लगता है, क्योंकि अभी तक ये बात सिर्फ विंसेंट, फिलियो और क्रिस को पता थी। अब यहाँ पर ल्यूक एक और बात खोलता है। वो बोलता है कि यहाँ पर जगह जगह पे कैमरास लगे हैं जिसमें उसने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी है। ये सुनते ही सबको उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, पर वो सबका गुस्सा शांत करते हुए उन्हें लैपटॉप के पास लेकर जाता है। पर वो बोलता है कि वो सिर्फ कभी कभी ही रिकॉर्ड करता था, इसलिए उसके पास कल की रिकॉर्डिंग नहीं है। और ये सब सुनने के बाद विंसेंट के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर ल्यूक उसे देखता है और बोलता है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है ये हमें आगे पता चलेगा। अब फ्लैशबैक में हम एक और पार्टी देखते हैं, जहाँ पर फिलियो से उसे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट का वादा फिलियो के फादर इन लॉ ने विंसेंट से किया था वो असल में पहले ही स्टार्ट हो चुका है। ये सुनकर विंसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर फिलियो के फादर इन लॉ को धमकी देता है और वहाँ से निकल आता है। अब यहाँ पर हम सभी कपल्स को देखते हैं, जहाँ पर मार्निक्स की वाइफ और उसमें अभी भी झगड़ा चल रहा होता है। यहाँ पर झगड़े में मार्निक्स की वाइफ बोलती है कि सोचो अगर मैंने भी ऐसा कुछ किया होता तो क्रिस के साथ या फिर विंसेंट के साथ, तो तुम्हें कैसा लगता है। यहाँ पर मार्निक्स को लगता है कि वो बस उसे डराने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर में फिलियो देखता है कि उसकी बहन वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ है। दूसरी तरफ क्रिस एन को देखता है जो कि वॉशरूम में जाती है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर वॉशरूम में एक मेयर होता है, ये वही मेयर होता है जिसके साथ एन हमेशा रहती है। यहाँ पर वो मेयर क्रिस को बोलता है कि वो विंसेंट को समझा ले कि वो फिलियो के फादर इन लॉ के पीछे ना पड़े। क्रिस बोलता है कि वो विंसेंट को समझा देगा, पर मेयर को हमेशा के लिए एन को छोड़ना होगा। अब मेयर बोलता है कि उसने कभी भी एन पर कोई जबरदस्ती नहीं करी है, एन हमेशा अपनी मर्जी से उसके साथ रहती है। वो बोलता है कि एन इन सभी चीजों की पेमेंट लेती है, तो क्रिस बोलता है कि नहीं, वो मुझसे पेमेंट तो कभी नहीं लेती। तब वो मेयर बोलता है कि हाँ, तुम कभी पे नहीं करते। इस लाइन का मतलब समझ में आते ही क्रिस को थोड़ा झटका लगता है और इनकी बातों के बीच में वहाँ से वॉशरूम से सैरा भी निकलती है, पर क्योंकि क्रिस उसे जानता नहीं है तो उसके लिए वो एक अनजान लड़की होती है। मेयर के जाने के बाद वहाँ से एन निकलती है। अब क्रिस एन से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने पे किया था मेरे साथ आने के लिए। तब एन बोलती है कि हाँ, पहली बार मुझे पेमेंट मिली थी, पर उसके बाद हमेशा से मैं अपनी मर्जी से आई थी। यहाँ पर क्रिस उसे पूछता है कि वो कौन था जिसने तुम्हें पे किया, पर इस पर एन कुछ नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है और क्रिस का दिल एक टूटे आशिक की तरह हो जाता है। अब बाहर फिलियो उन लड़कों से जाके लड़ने लगता है जो कि उसकी बहन के साथ खड़े थे और यहाँ पर वो गंदी मारपीट कर देता है और इसके इस गंदे बिहेवियर से गुस्सा होकर उसके फादर इन लॉ खुद फिलियो को ही वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और विंसेंट फिलियो की बहन शैरॉन को सहारा देने लगता है। तभी वहाँ पर वो सैरा को देखता है जो कि उन दोनों को ही देख रही होती है। यहाँ पर वो सैरा से जाके बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरे दोस्त की बहन है। सैरा बोलती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, पर विंसेंट बोलता है कि हम लॉफ्ट पे मिलेंगे, वहीं बात करेंगे। अब सैरा गुस्से में जाने लगती है विंसेंट की वाइफ की तरफ उसे सब कुछ बताने के लिए और विंसेंट घबरा के पीछे से उसे रोक रहा होता है, पर तब तक ल्यूक आगे से आता है और अचानक से सैरा से लड़ जाता है और उसे कान में बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पछताओगी। ये सुनकर बेचारी सैरा वहाँ से चली जाती है,
पर अब तक ये सब कुछ विंसेंट की वाइफ ने देख लिया होता है। वो देख रही होती है कि सैरा अचानक से पीछे आ रही है, पीछे से विंसेंट उसके पीछे आ रहा है, अचानक से ल्यूक आकर उसे रोकता है वगैरह वगैरह। और ये सब कुछ देखकर उसे सब समझ में आ जाता है। यहाँ पर बाकी सबकी वाइफ्स भी खड़ी होती हैं और उन सभी की वाइफ्स विंसेंट को एक अजीब सी निगाहों से देखती हैं, जिसे विंसेंट नोटिस करता है। और इसी के साथ एक बार फिर से कहानी लॉफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर विंसेंट बोलता है कि वो हमारी वाइफ थी, उन्हें सब कुछ पता चल गया था, उन्हें उसी दिन सब कुछ पता चल गया था। पर इस पर ल्यूक बोलता है कि नहीं, वो हम थे। ये सुनकर विंसेंट को एक जबरदस्त झटका लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर ल्यूक को पहले ही पता चल चुका था कि सैरा की डेथ हो गई है और उसने विंसेंट को ना बुलाकर बाकी सबको बुला लिया था। यहाँ पर तब तक सैरा का हाथ वाथ नहीं कटा था, ना उसके हथकड़ी पे बंधी हुई थी और ना ही बेड पे खून था। सब बोलते हैं कि हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर ल्यूक बोलता है कि शायद वो मर चुकी है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि विंसेंट क्यों नहीं आया, तो ल्यूक बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और इसीलिए मैंने विंसेंट को नहीं बुलाया। यहाँ पर जब वो उस लैपटॉप के पास सबको लेकर जाता है तो फिलियो उसे मारता है उसकी इतनी गंदी हरकत के लिए। पर ल्यूक बोलता है कि मुझे जितना चाहे मार लेना, पहले जो मैं दिखा रहा हूँ बस उसे देख लो। इसके बाद ल्यूक अलग अलग सीडीज लगा के उन्हें कुछ वीडियोस दिखाता है, जिसमें विंसेंट उन सभी की वाइफ्स के साथ उस लॉफ्ट में आ चुका होता है। यहाँ पर फिलियो की बहन शैरॉन भी होती है और एन भी होती है। एन को देखने के बाद अब क्रिस को समझ में आ चुका होता है कि पहली बार उसे विंसेंट ने पे किया था क्रिस के पास जाने के लिए, ताकि क्रिस वो लॉफ्ट खरीदने के लिए मान जाए। यहाँ पर फिलियो को पता चलता है कि शैरॉन और विंसेंट का चक्कर जब से फिलियो की शादी में उन्होंने शैरॉन को देखा था तभी से चल रहा था। यहाँ पर ल्यूक ये भी बताता है कि शैरॉन एक वर्जिन थी। यहाँ पर मार्लिक्स अपनी वाइफ को भी देखता है और अब उसे समझ में आता है कि जब उस दिन पार्टी में उसकी वाइफ बोल रही होती है कि अगर उसने यह हरकत विंसेंट के साथ की होती तो कैसा लगता, उस दिन वो सच बोल रही थी। ल्यूक बताता है कि जिस दिन मार्लिक्स ने विंसेंट को उसकी वाइफ को समझाने के लिए भेजा था, उस दिन मार्लिक्स की वाइफ नशे में थी और विंसेंट ने उसका फायदा उठाया था और उसे लेकर यहाँ पर आ गया था। अब ये सब कुछ देखने के बाद सबको विंसेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी तक विंसेंट बहुत ज्यादा बड़ा और महान बन रहा था, पर अब सबको पता चलता है कि वो कितना घटिया इंसान है। पर यहाँ पर सब ल्यूक को भी उतना ही घटिया बोलते हैं, क्योंकि उसने भी जो किया वो बहुत गलत था। पर अब क्योंकि सब लोग विंसेंट के अगेंस्ट होते हैं तो वो एक प्लान बनाते हैं कि वो विंसेंट को इस मर्डर केस में फंसा देंगे। इसके बाद फिलियो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहाँ का सारी चीजें संभाल लूंगा। और सबके जाने के बाद फिलियो उस डेड बॉडी को हथकड़ी से बांधता है, उसकी नस काटता है और वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए मूवी के स्टार्टिंग में जब सब लोग आए थे तो वो इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये नस काटना, खून बहाना, हथकड़ी से बांधना और वो लैटिन में लाइनें लिखना, ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। पर फिलियो ने पता नहीं कौन सा नशा करके इतना कुछ कर दिया। अब सीन लॉफ्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो लोग बेहोश होते हुए विंसेंट को कुछ ड्रग्स की पिल देते हैं, उसे जबरदस्ती बियर पिलाते हैं और उसे कपड़े हटाकर उसे सैरा के बगल में लेटा देते हैं। और अब यहाँ पर कहानी ये बनेगी कि क्योंकि विंसेंट सैरा से ब्रेकअप कर रहा था, इसलिए सैरा ने विंसेंट को ड्रग दिए और खुद सुसाइड कर लिया और इस तरह से विंसेंट इस केस में फंस जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में ये पूरी कहानी सुनाने के बाद विंसेंट कॉप से बोलता है कि इस तरह से मुझे प्लान किया गया और सब कुछ सेट था और ये सब कुछ उसके दोस्तों ने किया है। पर यहाँ पर कॉप्स बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि असल में मार्लिक्स पूरे टाइम अपने ऑफिस में था और क्रिस और ल्यूक एक रेस्टोरेंट में थे, जहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग थे उन्हें विटनेस करने के लिए, और फिलियो अपने फादर इन लॉ के साथ। यहाँ पर विंसेंट बोलता है कि उसने अपने फादर इन लॉ को ब्लैकमेल किया होगा, क्योंकि विंसेंट से फिलियो को पता चल चुका था कि उसके फादर इन लॉ का किसी से अफेयर चल रहा है। पर पुलिस उसकी बात नहीं मानती। इनफैक्ट वो ये भी बोलती है कि तुमने खुद ही उसको मारा होगा नस काट के। अब सीन एक बार फिर से लॉफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सब कुछ प्लान करने के बाद और विंसेंट को बेहोश करने के बाद सब लोग फिलियो से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसने ये कुछ ज्यादा ही कर दिया। ये हाथ काटना, खून बहाना, लैटिन में लाइनें लिखना, एकदम सीरियल किलर की तरह की हरकतें। अब सबसे लड़ने के बाद सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सिर्फ विंसेंट को ही पकड़ा गया था और बाकी सब यहाँ पर अपनी गवाही देने के लिए आए थे। यहाँ पर जब क्रिस वहाँ से निकल रहा होता है तो वो कॉप बोलती है कि विंसेंट कुछ छुपा रहा है। इस पर क्रिस बोलता है कि क्या, तो वो कॉप बताती है कि असल में उस लड़की की मौत खून बहने से हुई थी, उसने सुसाइड नहीं किया था। तो ऐसा हो सकता है कि विंसेंट ने उसे जानबूझकर मार दिया हो। ये सुनकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें यही पता था कि सैरा जब वो लोग आए तभी से मरी हुई थी, उन्हें ये नहीं पता था कि वो खून बहने से मरी है। और यहाँ पर कॉप्स ये भी बताते हैं कि चाकू पर विंसेंट के निशान थे। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब फिलियो ने चाकू विंसेंट की तरफ फेंका था तो विंसेंट ने वो चाकू पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उस चाकू पर विंसेंट के निशान बन गए थे। और पूरे रूम में और कहीं भी किसी और के निशान नहीं मिले थे, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही अपने सारे निशान मिटा दिए थे। अब ये सब सुन के क्रिस को पता चलता है कि अनजाने में सही, लेकिन फिलियो ने रियलिटी में सैरा को मार दिया है।
अब कुछ सोचते सोचते बाहर आकर क्रिस अपने कोट में वही सुसाइड नोट चेक करने लगता है तो वो उसे नहीं मिलता और अब उसके दिमाग में कुछ चमकता है। दूसरी तरफ ल्यूक लॉफ्ट में जाता है। यहाँ पर क्रिस वो सारा का लेटर मांगता है तो ल्यूक बोलता है कि मेरे पास नहीं है, पर तब क्रिस बोलता है कि वो तुम्हारे पास ही है। जिस वक्त फोन रिंग हुआ था और हम सब लोग फोन उठाने के लिए चले गए थे, उस वक्त तुमने मौका देखकर वो लेटर निकाल लिया था और उस लेटर में लिखी हुई हैंडराइटिंग भी सारा की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। यहाँ पर क्रिस ये भी बताता है कि उसने पता किया कि उस रियल एस्टेट एजेंट को अपार्टमेंट बेचने की बात किसने बोली थी और वहाँ पर उसे एक नंबर मिला जो कि ल्यूक का था। यहाँ पर क्रिस उस लेटर के बारे में पूछता है तो ल्यूक उसे बता देता है कि पॉकेट से लेने के बाद उसने वो लेटर डस्टबिन में डाल दिया था और क्रिस जाकर वो लेटर वहाँ से उठा लाता है। और अब यहाँ पर मूवी का फाइनल प्लॉट ओपन होता है। यहाँ पर क्रिस बोलता है कि शायद तुम्हें विंसेंट बहुत पसंद था। यहाँ पर क्रिस भी ल्यूक को अब गे ही समझ रहा था, पर यहाँ पर अब मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है और ल्यूक बताता है कि उस दिन डुसेल्डो में उसने पहली बार सैरा को देखा था और उसे अपनी लाइफ में पहली बार कोई लड़की इतनी पसंद आई थी, पर सैरा ने उसे ना चूज करके विंसेंट को चूज किया। और उस दिन पार्टी में जब विंसेंट सैरा को लॉफ्ट में मिलने के लिए बुलाता है, उसके बाद सैरा बाहर जा रही होती है तो ल्यूक जाकर उसे प्रपोज करता है, पर तब सैरा बोलती है कि उसने कभी भी ल्यूक को उस तरह से नहीं देखा और ल्यूक का पोपट हो जाता है। और एक दिन उसे पता चलता है कि विंसेंट की वाइफ बाहर गई है और ल्यूक समझ जाता है कि वो जरूर सैरा के साथ उस अपार्टमेंट में जाएगा, इसलिए वो पहले से वहाँ पे लैपटॉप वाले रूम में प्रेजेंट होता है। विंसेंट के जाने के बाद वहाँ पर ल्यूक जाता है, तब तक सैरा जिंदा होती है। सैरा बहुत दुखी होती है तो ल्यूक उसे एक ड्रिंक बना के देता है जिसमें उसने ड्रग्स मिलाई थी। वो पीते ही सैरा बेहोश होने लगती है। इसके बाद ल्यूक सैरा को उसके बेड पे जाके लेटा देता है और उसे इंसुलिन का हाई डोज देता है जिसकी वजह से ओवरडोज से उसकी डेथ हो जाएगी। पर असल में सैरा तब तक मरी नहीं होती, वो जिंदा होती है। जब बाद में फिलियो ने उसकी नस काटी होती है तब खून बहने से उसकी डेथ हुई होती है। ये सुनने के बाद ल्यूक को थोड़ा झटका लगता है कि रियलिटी में फिलियो ने सैरा को मारा था। पर अब ये सुनने के बाद ल्यूक बोलता है तो मतलब तुम्हारे भाई ने सैरा को मारा था, मैंने नहीं, और मैं ये बात पुलिस को नहीं बताऊंगा अगर हम सब कुछ यहीं पर रोक दे तो। पर इस पर क्रिस बोलता है कि नहीं। तब ल्यूक वहीं का एक चाकू उठा लेता है और क्रिस को धमकी देने लगता है। वो चाकू की नोक पे क्रिस को बैल्कनी में लेकर आता है और कूदने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो जानता है कि क्रिस को सब कुछ पता है और ये सारी बातें पुलिस को बता सकता है। अब यहाँ पर क्रिस कूदते वक्त बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि मेरी लाश के साथ उन्हें लेटर भी मिले और वो सारी कहानी अपने आप ही समझ जाए। ये सुनने के बाद ल्यूक बोलता है कि मुझे वो लेटर चाहिए और इसके बाद उनकी झपटा झपटी मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े में क्रिस ल्यूक को हरा देता है और वो चाकू अपने पास ले लेता है। अब तक नीचे पुलिस भी आ चुकी होती है क्योंकि क्रिस ने यहाँ आने से पहले ही ये सारी कहानी पुलिस को बता दी होती है और पुलिस को अब सब कुछ पता होता है। तो ल्यूक अपनी इज्जत बचाने के डर में वही बालकनी से कूद जाता है और ये मूवी का वही सीन है जो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, एक आदमी जो एक गाड़ी पर कूद रहा होता है, ये ल्यूक ही होता है और ल्यूक के यहीं पर डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम आगे जहाँ पर अब मार्निक्स की वाइफ उसके साथ वापस आ चुकी होती है और क्रिस अपनी गाड़ी में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एन आती है। एन उसे बताती है कि अब उसने पुराना वो प्रोस्टिट्यूट वाला काम छोड़ दिया है और अब वो बदल चुकी है और अब वो दोनों फिर से साथ में आ सकते हैं। और वो उसे बोलती है कि वो एक बार फिर से कॉफी पर जाना चाहती है, पर अब क्रिस बोलता है कि अब वो भी बदल चुका है, मतलब कि वो अब अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। फिर वो बोलता है कि लेकिन वो कॉफी पर अभी भी जाता है, मतलब कि वो उसके साथ एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड रखेगा। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि विंसेंट को जेल नहीं हुई, पर उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स ले लिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली और बस वो लॉफ्ट उसको दे दिया और अब विंसेंट उसी लॉफ्ट में रहता है और फिलियो के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। पर मूवी की एंडिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि फिलियो, विंसेंट, ल्यूक और मार्निक्स ये तीनों ही बहुत ही घटिया इंसान थे। पर फिर भी विंसेंट और मार्निक्स दोनों को ही कुछ नहीं हुआ और मेरी तरफ से तो इसी अनसेटिस्फाइड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।